स्टूडेंट्स, जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल की पॉइंट नंबर सेकेंड लेबनन टॉप अमलतास की चोटी के बारे में अध्ययन करेंगे। द लेबनन टॉप पॉइंट के लेखक है टेड ह्यूज, जिसका पूरा नाम है बाय नेम ऑफ एडवर्ड जेम्स ह्यूज, was born on August 17, 1930। यानी टेड ह्यूज, जिनका पूरा नाम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज, इनका जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ था एंड डाइड ऑन अक्टूबर 28, 1998 और उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1998 को हुई थी। ही वाज एन इंग्लिश पोएट, वो एक इंग्लिश लेखक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे एंड चिल्ड्रंस राइटर और बच्चों से संबंधित कविताओं के लेखक थे। क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली, क्रिटिक्स का अर्थ होता है उसके आलोचक, फ्रीक्वेंटली बार बार रैंक स्थान प्रदान करते थे हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ हिज जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यानी आलोचक उसे सबसे उच्चतम क्वालिटी के पोएट उस समय के वो उन्हें स्थान प्रदान करते थे। अब अपन इस पोएम के बारे में, ये पोएम किसके बारे में है? दिस पोएम इज अबाउट अ रिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द लेबनन ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। यानी इस कविता में एक ट्री, लेबनन ट्री यानी अमलतास के वृक्ष, और एक गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच नाम का पक्षी होता है जो एक गीत गाने वाली चिड़िया होती है, जिसके पंखों पर पीले रंग के छोटे छोटे पंख होते हैं और छोटी चिड़िया होती है। और तो गोल्डफिंच बर्ड और लेबनन ट्री के बीच में जो रिलेशनशिप, जो संबंध है, उसका वर्णन किया गया है। विदाउट ए बर्ड, बिना पक्षी के, द ट्री रिमेन्स यानी रहता है, लाइक फ्लैश जीवन विहीन यानी बिना जीवन। तो बिना पक्षी के वो पेड़ भी जीवन विहीन सा हो जाता है। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही द बर्ड कम्स, वो पक्षी अमलतास के वृक्ष में आता है, लाइफ फ्लॉज इन इट, तो वो पेड़ सजीव हो उठता है। एज द बर्ड फ्लाइज उड़ जाता है फ्रॉम द ट्री, जैसे ही वो पक्षी पेड़ से उड़ जाता है, इट अगेन बिकम्स पीसफुल एंड लाइफलेस। बिकम्स हो जाता है अगेन यानी दोबारा, पीसफुल का अर्थ होता है शांत, और लाइफलेस वो वापिस पुनः जीवन विहीन हो जाता है। अब अपन इस पॉइंट के जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है उसको रीडिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबनन टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। लेबनन टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing all its shades and fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup. Twitching chirrup, a suddenness, a startlement, and a branch, and then sleek as a lizard, and alert and abrupt. She enters the thickness, and machine starts up of chitterings, and a tremor of wings and ट्रेलिंग्स। अब इस दोनों स्टेजों की जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका अर्थ जान लेते हैं। स्टिल का अर्थ होता है मोशनलेस या स्थिर, येलोइंग पीली हो रही है, फॉलन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फॉल गिर चुके हैं, ट्विचिंग झटकेदार, चिरअप चहचहाट, स्टार्टलमेंट चौंक जाने का भाव, स्लिक चमकदार जो पतली सी छोटी सी, लिजार्ड छिपकली, अब्रप्ट अप्रत्याशित, थिकनेस सघनता, चिट्रिंग साथ चहचहाटे, और ट्रेमर का अर्थ होता है तेज कंपन, और ट्रिलिंग्स तेज स्वर कंपन। अब अपन इस पॉइंट का हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। द लेबनन टॉप इज स्टिल क्वाइट स्टिल, साइलेंट क्वाइट स्टिल। साइलेंट का अर्थ होता है शांत, टॉप का अर्थ होता है चोटी, इज है साइलेंट एंड शांत,
क्वाइट यानी बिल्कुल, और स्टिल का अर्थ होता है स्थिर। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सनलाइट का अर्थ होता है धूप, और येलो यानी पीली, आफ्टरनून यानी तीसरी पहर या दोपहर बाद। कवि कहता है कि सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में दोपहर की तीसरी पहर में पीली धूप में अमलतास का वृक्ष शांत और बिल्कुल स्थिर खड़ा है। कवि क्या कहता है कि सितंबर के महीने में तीसरे पहर यानी मध्याह्न पश्चात पीली धूप में अमलतास का वृक्ष शांत और बिल्कुल स्थिर खड़ा है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उस समय में पेड़ की कुछ पत्तियां पीली हो रही है। लीव्स का अर्थ होता है पत्तियां, कुछ पत्तियां पीली हो रही है। ऑल इट सीड्स, ऑल यानी सभी, सीड्स का अर्थ होता है बीज, और उसके सभी बीज फलन गिर चुके हैं। सितंबर के महीने में उसके पत्तियां पीली हो जाती है और सभी बीज है वो गिर चुके हैं। उस स्थिति में लेबनन टॉप यानी अमलतास का वृक्ष शांत और बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। सेकेंड स्टेंजा, इस स्टेंजे में कवि ने अमलतास के वृक्ष की बाह्य संरचना का वर्णन किया है और बाह्य संरचना के बारे में हमें अवगत कराया। सेकेंड स्टेंजा है कि टिल द गोल्डफिंच कम्स, टिल का मतलब होता है जब तक, यानी गोल्डफिंच के आने से पहले यह अमलतास का वृक्ष बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच जो पक्षी है वो आता है विथ ए ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप का मतलब होता है एकदम झटके से और चहचहाता हुआ ये पक्षी आता है। ए सडननेस, अचानक, स्टार्टलमेंट, चौंका देने वाला भाव, एट ए ब्रांच एंड, यानी बिल्कुल शांत और स्थिर वृक्ष में, ब्रांच यानी शाखा, ब्रांच का अर्थ होता है शाखा और एंड का अर्थ होता है किनारा। जैसे ही शाखा के किनारे पर सोनचिड़ी झटकेदार चहचहाट के साथ, अचानक और चौंक देने वाले भाव के साथ आती है, देन स्लिक, एक चमकदार, किस रूप में आती है, एक चमकदार छिपकली जैसा पक्षी आता है। एंड अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सावधान या चौंकना। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट यानी अप्रत्याशी रूप से, एक सावधान और छिपकली जैसा चमकदार जानवर शाखा के किनारे पर चौंका देने वाला अचानक एक चहचहाता हुआ झटकेदार पक्षी आता है। शी एंटर्स द थिकनेस, शाखा के किनारे पर आने के बाद वो पेड़ की सघनता में प्रवेश करता है। एंड ए मशीन स्टार्टअप, जैसे ही वो पक्षी उस पेड़ की गहराई में, उस पेड़ की पत्तियों में, उस पेड़ की शाखाओं के बीच में प्रवेश करता है, तो एक मशीन रूपी एक यंत्रीकरण स्टार्टअप हो जाता है, शुरू हो जाता है। कैसे? ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग का मतलब होता है चहचहाने, यानी सोनचिड़ी और उसके यंग वंस, छोटे पक्षियों के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और एक पंखों के द्वारा जो तेज कंपन किया जाता है, उस तेज कंपन। एंड ट्रेलिंग्स, और बच्चों की और सोनचिड़ी खुद की जो तेज स्वर कंपन है, खुद स्वर कंपन। पंखा, विंग्स का अर्थ होता है पंख, पंखों, स्वर कंपन, पंखों का कंपन और चहचहाटों के द्वारा एक मशीन रूपी यंत्र सा स्टार्टअप शुरू हो जाता है। यानी कवि ये कहना चाहता है कि अमलतास के वृक्ष में जैसे ही ये सोनचिड़ी पक्षी आती है, तो सोनचिड़ी के पक्षी आने से पेड़ का, ये पेड़ में एक सजीव सा उत्पन्न हो जाता है, पेड़ में कंपन सी हो जाती है और पेड़ की संपूर्ण शाखाओं में तेज स्वर कंपन के साथ एक जन्नाट या एक हलचल सी उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्टेंजे में कवि चिड़िया के आने की जो एक्टिविटी, चिड़िया के आने का जो तरीका और चिड़िया की एक छिपकली से तुलना की गई है। स्टेंजा थर्ड, द होल ट्री trembles and thrills
It is the engine of her family. She stocks it full, then flits out to a branch end, showing her bald face, identity, mask. Then, with eerie, delicate, whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the Lebanon subsides to empty. Recite again. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stocks it full, then flits out to a branch end, showing her bald face, identity, mask. Fourth stanza. Then with eerie, delicate, whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the Lebanon subsides to empty. Difficult word. ट्रेमल्स का अर्थ होता है हिल उठता है या कांप उठता है। थ्रिल्स रोमांचित होता है। स्टॉक्स भोजन खिलाती है। फ्लिट्स फुदकती है। बेड धारीदार। मास्क मुखौटा। इरी अद्भुत। डेलिकेट नाजुक। विस्प्रिंग्स फुसफुसाहटें। लॉन्चेज उड़ जाती है और सब साइड से रह जाता है। अब अपन इस पॉइंट के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। द होल ट्री ट्रेवल्स एंड थ्रिल्स। होल का अर्थ होता है संपूर्ण। ट्री का अर्थ होता है पेड़। एंड का अर्थ होता है और। द होल ट्री ट्रेवल्स एंड थ्रिल्स। जैसे ही सोनचिड़ी उस अमलताश के वृक्ष पर पहुंचती है तो संपूर्ण पेड़ है वो उसकी ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, उसकी चहचहाटों से, उसकी आवाज से, उसकी चीख से, उसके तेज स्वर कंपन से हिल उठता है और वो उसकी आवाजों से रोमांचित होता है। उसमें जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन का अर्थ होता है इंजन और फैमिली का अर्थ होता है परिवार। सोनचिड़ी और उसके छोटे बच्चों और उसके चूजों के द्वारा जो संपूर्ण पेड़ है वो उसके तेज स्वर कंपन, उसकी आवाजों से, उसके बच्चों की आवाजों से वो एक इंजन रूपी एक यंत्र चालू हो जाता है और वो संपूर्ण पेड़ है वो उसके परिवार का एक इंजन बन जाता है। शी स्टॉक्स इट फुल। स्टॉक्स का अर्थ होता है भोजन खिलाती है, यानी पेड़ को आवाज रूपी अपने स्वर कंपन रूपी भोजन खिलाती है और अपने छोटे बच्चों को पेट भरने के लिए भोजन खिलाती है। फुल का अर्थ होता है पूर्ण और देन का अर्थ होता है तब। फ्लिट्स आउट टू ब्रांचेस, यानी पेड़ को स्वर रूपी भोजन खिलाने और अपने बच्चों को पेट भरने के लिए वो जो खाद्य पदार्थ खिलाने के बाद वो सोनचिड़ी फ्लिट्स आउट टू ए ब्रांच। ब्रांच का अर्थ होता है शाखा और एंड का अर्थ होता है किनारा। तो वो अपने शोविंग या दिखाती हुई, शोविंग का अर्थ होता है दिखाती हुई, दिखाती हुई। बेड का अर्थ होता है धारीदार। फेस का अर्थ होता है चेहरा। तो इंजन उस अमलताश के पेड़ को अपनी आवाज रूपी इंजन बनाने के बाद, उसे भोजन खिलाने के बाद वो अपने धारीदार चेहरे को दिखाती हुई, यानी सोनचिड़ी बच्चों को भोजन खिलाने के बाद अपने धारीदार चेहरे को दिखाती हुई शाखा के किनारे पर जाकर फुदक जाती है और अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर शाखा के किनारे पर जाकर फुदक जाती है, उस पर बैठ जाती है और आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और अपने जो धारीदार चेहरा है उस पर एक मुखौटा रूपी पहचान भी बना लेती है। मास्क का अर्थ होता है मुखौटा और आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान। यानी इस स्टेंजे में कवि चिड़िया के अमलताश के वृक्ष में आने के बाद जो एक्टिविटियां की जाती है और उन एक्टिविटियों को उस अमलताश के वृक्ष में जो सजीवता उत्पन्न होती है, जो लाइफ पैदा होती है, उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा। देन विद एनी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग। देन का अर्थ होता है तब, देन का अर्थ होता है तब, इरी का अर्थ होता है अद्भुत और डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक। विसल यानी सिटी और चिरप यानी चहचहाट,
चहचहाट और विस्परिंग यानी फुसफुसाहटे, यानी तब जो अमलतास के वृक्ष में जो सजीवता थी, तो उस चिड़िया के फुदकने के बाद विद ईरी डेलिकेट विसल चिल्लर विस्परिंग, और वो जो उसमें अद्भुत नाजुक और सीटी चहचहाट और जो फुसफुसाहटें थी वो बंद हो जाती है। सी लॉन्ची जावे, कब बंद हो जाती है? जब वो वहां से लॉन्ची जावे का मतलब होता है उड़ जाती है। सी आया है यहाँ सोन चिड़ी के लिए, गोल्ड पंच बर्ड के लिए, और जैसे ही वो बर्ड उड़ जाता है उस पेड़ की शाखा से, फुदक जाता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द इन्फिनिट। टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, और इन्फिनिट का अर्थ होता है अनंत आसमान, अनंत आकाश। इन्फिनिट का अर्थ होता है अनंत आकाश। तो जैसे ही वो अद्भुत नाजुक सीटी चहचहाट और फुसफुसाहटें करती हुई अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है, तो उड़ने के बाद एंड द लेबनन सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स का अर्थ होता है रह जाता है, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली, यानी पुनः वो जो लेबनन का जो अमलतास का वृक्ष है वो पुनः लाइफलेस हो जाता है, और उसकी पोजीशन पहले की तरह सुनसान और एक स्थिर पोजीशन हो जाती है। उस सोन चिड़ी के उड़ जाने के बाद, विदा हो जाने के बाद, जब वो अनंत आकाश में उड़ जाती है तो वो पुनः निर्जीव सा हो जाता है। तो इस स्टेंजे में कवि लेबनन टॉप में उस अमलतास की चोटी में पक्षी के उड़ने के बाद जो पूर्व की स्थिति हो जाती है उसका वर्णन किया गया है। अब अपन इस पोएम की थीम, जो मुख्य विचार है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। द मेन थीम ऑफ द पोएम, कविता का जो मुख्य विषय वस्तु है, इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल का अर्थ होता है पारस्परिक, म्यूचुअल बेनिफिट, पारस्परिक का बेनिफिट यानी लाभ। तो कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट, पारस्परिक लाभ। पारस्परिक का मतलब होता है अमलतास का फायदा बर्ड को और बर्ड का फायदा अमलतास को। The tree which is still in its position comes to life by the children and swift movement of bird and its chicks। यानी पेड़ जो बिल्कुल स्थिर खड़ा है उसकी स्थिरता की स्थिति में एकदम जीवन उत्पन्न हो जाता है। किसके द्वारा? उन पक्षियों की चिरपिंग, चहचहाट के द्वारा, एंड स्विफ्ट मोमेंट और तेज हलचल के कारण। तेज जो हलचल होती है चिड़िया और चिड़िया के बच्चों के द्वारा, उसकी तेज आवाज के द्वारा जो हलचल उत्पन्न होती है, उस हलचल के द्वारा उस अमलतास के वृक्ष में जीवन उत्पन्न हो जाता है, एंड इट्स चिक्स और उसके बच्चों के द्वारा। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द बर्ड एंड हर यंग वंस, पक्षी और उसके नन्हे बच्चे, गेट स्पेस, गेट का मतलब पाता है, स्पेस का अर्थ जगह, स्पेस यानी अंतरिक्ष भी होता है, गेट स्पेस टू लाइव इन। यानी पक्षी को उस अमलतास से क्या फायदा है कि पक्षी को और उसके नन्हे बच्चों को रहने के लिए जगह मिल जाती है, और अमलतास के वृक्ष को पक्षी से यह फायदा होता है जैसे ही पक्षी अमलतास के वृक्ष में प्रवेश करता है तो उसमें हलचल, तेज स्वर कंपन, यानी उसमें एक जीवन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इस कविता का मुख्य विषय वस्तु यह है म्यूचुअल बेनिफिट। क्या फायदा है? म्यूचुअल बेनिफिट। और इस पॉइंट के जो इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है और इस पॉइंट का जो एक्सट्रैक्ट के 50 में से जो क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मेरे jetaramambeda.blogspot.com में आपको सरल लैंग्वेज में आसानी से मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को खोलकर आप आसानी से उनको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, ताकि परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके।